वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस कवर कर लिए थे। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, जिसको हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशंस। तो केमिकल पोटेंशियल को समझने से पहले हमें गिब्स फ्री एनर्जी को समझना पड़ेगा और इसको हमने डिटेल में डिस्कशन अपना किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड पार्ट के अंदर, आफ्टर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है यहाँ पर, ताकि हमें केमिकल पोटेंशियल को समझने में आसानी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जो गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरली क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क। ये किसी भी सब्सटेंस की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कितना वो यूजफुल वर्क कर सकता है। देखो अब ये यहाँ पे लिखा है यूजफुल वर्क। जनरली जो ये एनर्जी होती है, जो हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है। दिस रिप्रेजेंट किस टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्री एनर्जी। देखो तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई कि ये क्या है, एनर्जी ऑफ, दिस इज द एनर्जी ऑफ एटम, आयंस, एटम्स, पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स which cannot be seen by eyes, जिसको हम नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। क्यों बोला नॉन मैकेनिकल? बिकॉज एज दिस एनर्जी cannot cause the molecule to move, क्योंकि ये जो एनर्जी है हम जो हमारा क्या है, सॉरी, द ऑब्जेक्ट टू मूव, कि जो हमारा सिस्टम उसको मूव नहीं करवा सकता, ये हमारे उसकी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। इसकी वजह से कभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर सकता। इसकी वजह से एक चीज हो सकती है क्या, बट it rather cause the microscopic particles to move at different scale in same object। कह रहे इसकी वजह से जो ये जो हमारे इसकी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोला हमने, एटम पार्टिकल्स जो बोले, एटम मॉलिक्यूल्स बोले, कह रहे ये डिफरेंट स्केल पे मूव करेंगे उस सेम ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो जब ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है तो ये यूजफुल वर्क भी कौन सा होगा, दिस रिप्रेजेंट नॉन मैकेनिकल वर्क। तो जनरली जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना यूजफुल वर्क कर सकता है, उसकी टेंडेंसी, कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो यूजफुल वर्क कैसा होगा, नॉन मैकेनिकल वर्क। इसका एग्जांपल हो गया लाइक केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑस्मोटिक, रेडिएंट, थर्मल, इस तरीके से बच्चे। तो ये जो वर्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, ये नॉन मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, जहां पे मूवमेंट नहीं है। सेकंड क्या है, अब हम जनरली बोल देते हैं, देखो सेकंड क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेट यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज। कह रहा है कि देखो जनरली हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मेरे पास की एक सिस्टम था मेरे पास, यहाँ पे कुछ गैस थी, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था। तो बोला कि ये जो सिस्टम ये एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक उसका पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर एनर्जी होगी, दिस इसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी इस स्टेट की, जिसको हम इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। किससे, इंटरनल एनर्जी यू से। ये फिक्स होता है। अगर मेरा एक पर्टिकुलर प्रेशर या वॉल्यूम फिक्स हो गया तो वहां पर हमने बोल दिया कि एक पैरामीटर हमने लगा दिया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ताकि हम इस सिस्टम या स्टेट को इजीली समझ सकें कि इसकी एक पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी होगी।
अगर हम यहां से इसको हमने चेंज कर दिया P1 V1 से, अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया P1, वॉल्यूम चेंज कर दिया V1, तो अब बोल दिया कि यहां पर अब ये दूसरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U2 बोल दिया, तो अब मैं बोल सकता हूं या U1 बोल दिया मैंने, तो हम इस पर्टिकुलर इस स्टेट के ऊपर कितने U इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसे ये U1 कितने होंगे हम नहीं कर सकते, लेकिन यहां से जब इसके अंदर चेंज आएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, केवल डेल्टा U U1 माइनस U, क्योंकि ये जो डेल्टा U है, जो ये इंटरनल एनर्जी होचे, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है, ये बात नहीं है, स्टेट फंक्शन है। ऐसे देखो, अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर प्रेशर या पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो बोल दिया कि यहां पर एक इसकी कुछ एनर्जी होगी अपने आप में, फिक्स स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, उस स्टेट को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है G से। अगर इसको P1 T1 बोल दिया तो इसको ये G1, ये बोल रहा है कि इसकी यहां पर एक एनर्जी होगी जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करेगी इस स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी वो यूजफुल वर्क कर सकता है। ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर P2 T2 बोल दिया तो यहां पर इसकी एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है G2 से, तो ओवरऑल कह रहा है ना तो हम इस G1 का एब्सोल्यूट निकाल सकते ना G2 को, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये यहां से यहां पर जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, G2 माइनस G1 इक्वल्स टू डेल्टा G आएगा, तो कह रहा है कि डेल्टा G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब ये यहां से यहां पे जाएगा, जो ये चेंज आएगा, कह रहा है ये चेंज होगा उसका नेट यूजफुल वर्क डन किसके इक्वल, ये बताएगा कि उसके किसके इक्वल आ जाएगा, यूजफुल वर्क, और ये ऑलवेज डिक्रीज होगा, यानी कि ये जो वर्क अगर सिस्टम करता है तो सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी का क्या होता है, डिक्रीज, तो ये जो आएगा ये चेंज माइनस में डेल्टा G आएगा, क्योंकि यहां पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और जो ये वर्क होगा ये कौन सा होगा, केवल यूजफुल वर्क होगा, इसके अंदर नॉन एक्सपेंशन वर्क नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, इट डोंट हैव नो एक्सपेंशन वर्क, इसमें प्रेशर वॉल्यूम और पीवी वर्क इंक्लूड नहीं होता बच्चे, इसके अंदर जो यूजफुल वर्क बोला, तो ये क्या बोल रहा है कि तो डिक्रीज होगा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के अंदर, वो क्या बताता है, पर्टिकुलर आइसोथर्मल चेंज का मतलब होता है कि मेरे पास जो कंडीशन है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, वहां पे टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा, तो कह रहा है कि जो मेरे डेल्टा G में उसमें चेंज हो जाएगा वहां पर, तो रिप्रेजेंट करेगा कि कितना यूजफुल वर्क, तो अब हमें क्या इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, डेल्टा G, ना तो हमें G1 पता है ना G2, लेकिन हम इस वर्क तो बता सकते हैं कितना यूजफुल वर्क हमें मिला, इस वर्क को तो मेजर कर सकते हैं, तो जितना वर्क हमें मिला यूजफुल वर्क, ये नॉन मैकेनिकल वर्क था यहाँ पे, तो ये जितना मिलेगा उसी की वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू डेल्टा G के इक्वल, और ये माइनस इसलिए सिंबल लगाते हैं क्योंकि सिस्टम वर्क करता है, तो इसको हम G1 G2 की वैल्यू नहीं, इसको हम वर्क की वैल्यू से निकालते हैं कि हमारे पास डेल्टा G कितना हो गया। ये जनरली एक स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जब पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हमने बोल दिया कि वहां पे कुछ एनर्जी उसको हमने G से रिप्रेजेंट किया। ऐसे अगर पर्टिकुलर प्रेशर या वॉल्यूम है तो वहां पे हमने एक स्टेट बोला, उसकी एनर्जी बोला, उसको बोला था हमने इंटरनल एनर्जी। ऐसे हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोला हुआ है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ हमारे थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड पार्ट में। तो अब देखो थर्ड, अगर हम बोलते हैं यहां पर, तो यहां पर अब क्या बोले, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसमें फ्री लिखा हुआ है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि ये वो एनर्जी फ्री नहीं है जो कि जो हम वर्क में कन्वर्ट कर सके। इस फ्री का मतलब हो गया कि क्या है, मैक्सिमम एनर्जी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी फ्रीड फ्रॉम द सिस्टम टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। कह रहा है कि इस सिस्टम के अंदर से इसके पास टोटल एनर्जी G1 थी या कुछ भी एनर्जी थी मेरे पास यहां पर, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी थी, तो ये सारी की सारी तो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती यूजफुल वर्क में। कह रहा है कि इसके अंदर से जो भी एनर्जी ये किस में कन्वर्ट कर सके, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके, तो इसके अंदर से फ्री हम कर सके यूजफुल वर्क के लिए, क्योंकि अगर उसमें से कुछ काम किया, एनर्जी यूजफुल वर्क किया, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो मेरे पास ये हो जाएगा, अरे कुछ कम होगी, पहले हमारे पास मान लिया x थी एनर्जी, हमें मालूम नहीं थी x, ये सारी की सारी x को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते यूजफुल वर्क में, हमने से केवल इसमें से यूजफुल वर्क में से हमने कुछ कैलकुलेट किया, हमने बोल दिया कि ए यूज किया, हम लोगों ने यूजफुल वर्क किया, ए यूजफुल वर्क है, ए इतनी एनर्जी, तो अब क्या हुआ, x माइनस ए, ये इसकी तो इक्वल आ जाएगा ना मेरे पास, तो जब इसमें से कुछ यूजफुल वर्क किया तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वो G2 स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, और यूजफुल वर्क हमें पता है, इसका मतलब हमें इसका डेल्टा G
मालूम। तो ये क्या कह रहा है कि फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। ये इस फ्री का मतलब हो गया कि वो एनर्जी जो हम सिस्टम के अंदर से फ्री कर सकें ताकि हम अपना यूजफुल वर्क कर सकें। और वो यूजफुल वर्क बच्चे याद रखना वो नॉन मैकेनिकल वर्क की बात करता है, वहां पे मैकेनिकल वर्क की बात नहीं करता। और ये क्या, अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टी एंड पी, क्योंकि इस जी को ही हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशंस के ऊपर। फिर क्या बोला, एक और कह रहा है कि अगर हम स्पॉन्टेनियस, हमने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की बात की थी, वहां पे हमने बोला था कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वहां पर डेल्टा जी जो चेंज होगा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में जो आएगा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम स्पॉन्टेनिटी बताते हैं कि भाई वो रिएक्शन कोई स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, क्योंकि जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। और उनकी एक क्या होती है, फिक्स्ड डायरेक्शंस होती है। एक क्या होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन होगी, वो इरिवर्सिबल होती है। ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस है। ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। एग्जांपल क्या है, हम गैस का एक्सपेंशन होता है, क्या है, गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस का कंप्रेशन ऑटोमेटिक नहीं होता। हमारे पास क्या होगी, टी अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, ऐसी जो स्टोन ऊपर से गिरता है तो रोलिंग ऑफ स्टोन या फॉलिंग ऑफ बुक, ये सारी की सारी एक ही फिक्स डायरेक्शन में हो सकती है। वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए भी हम जी का यूज करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। कह रहे सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू जो बता रही है क्या आ रहा है, कह रहा है ये वो एनर्जी है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी दैट इज शेयर्ड एंड स्प्रेड। कह रहे कि जो एनर्जी शेयर्ड हो गई है एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर और स्प्रेड हो गई है इनटू मोर एसेसिबल माइक्रोस्टेट। कह रहा है कि जो ये हम बात करें बच्चे शेयर्ड एंड स्प्रेड, ये किसको, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारा जो डिसऑर्डर वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज कैसे होता है, वो कह रहा है कि वहां पर इसके पास कुछ एनर्जी होती है पर्टिकुलर, हमारे पास जो सिस्टम था उसकी वो एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्ड हो गई और क्या हो गई, स्प्रेड हो गई अमंग accessible microstates at a temperature। कह रहा है कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जितनी भी उसकी एसेसिबल माइक्रोस्टेट वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, शेयर्ड हो जाएगी और स्प्रेड हो जाएगी। ये नेगेटिव जो स्प्रेड हो गई, क्यों, जो ये स्प्रेड और शेयर्ड एनर्जी हो गई है, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। कह रहा है कि ये यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो यही हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में याद रखना चाहिए, देखो यहां पे डेल्टा जी नेगेटिव था, ये बोल रहा है कि ये यूजफुल वर्क में अवेलेबल हो गई है। यहां पर जो चेंज आएगा सिस्टम के अंदर वो यूजफुल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि यहां पर जो हम नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेगेटिव कर रहा है जो एनर्जी शेयर्ड और स्प्रेड हो गई है उसकी डिफरेंट माइक्रोस्टेट में, अब ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है किसके लिए, यूजफुल वर्क के लिए। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है। एक टाइप से ये केवल दिखा रहा है कि स्पॉन्टेनिटी के अंदर क्या होगा, तो ये स्पॉन्टेनियस की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि नेगेटिव का मतलब एनर्जी स्प्रेड और शेड हो गई। और यहां पर हम बता रहे हैं कि सिस्टम जो यूजफुल वर्क कर रहा है इसलिए उसको डेल्टा जी को हमने क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, वो यूजफुल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे ही क्या है, अगर हम बोलते हैं डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। ऐसी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, ए से अगर हमने बोला A + B से क्या हो गया C, तो कह रहा है कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस केमिकल रिएक्शन से जो भी हमें एनर्जी मिल सकती है जो किसको किस में यूजफुल कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल्टा जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, जिसको हम यूजफुल वर्क में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मीनिंग बच्चे, कह रहा है कि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड का मीनिंग है कि जब भी हम 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड बनाते हैं उस टाइम पे किससे बनाएंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे और उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास सभी की सभी गैसें तो जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो यूनिटी होगी, 1 होगी।
अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या 298 केल्विन होगा। कह रहा है कि ये जो कंडीशन है ये स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बोल रहा है कि अगर हम अपने कोई भी एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाया, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब हम क्या करते हैं बनाते हैं यहां पर, उस टाइम के जब हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाया उस टाइम पे जो फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, फ्री एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, या जो अकम्पनाई करेगा उसी को मैं बोलूंगा फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। देखो कैसे, अगर हम CO2 बनाते हैं तो CO2 किससे बनेगा, C+O2 से बनेगा, तो यहां पर भी कुछ फ्री एनर्जी होगी, इनकी टोटल फ्री एनर्जी होगी। फ्री एनर्जी क्या थी भाई, वो थी जो अवेलेबल वर्क के लिए अवेलेबल हो, यहां पे यूजफुल वर्क के लिए एनर्जी। कह रहे CO2 जब बनाए तो यहां पर भी कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, यहां पर फ्री एनर्जी होगी जिससे हम यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं। तो कह रहे कि इन दोनों में जो चेंज आएगा, यहां पर इन दोनों का जो चेंज आएगा, इस एनर्जी और इस एनर्जी का, इसी को मैं जो चेंज आएगा इसी को मैं बोल दूंगा फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। कि जब भी हम 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बनाते हैं और स्टैंडर्ड स्टेट में बनाते हैं, उस टाइम पे जो फ्री एनर्जी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये इसी का ये मीनिंग होता है कि हमारे पास जब कंपाउंड बनाया उस टाइम पे और उसकी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की वहां पे जो फ्री एनर्जी थी उनका डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पर हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही लाइक A+B इट विल गिव C+D, इस तरीके से बच्चे, तो यहां पर अगर ये इक्विलिब्रियम भी, अगर ये नॉर्मल एक रिएक्शन हो रही तो हम क्या बोलते हैं ऐसे, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा G रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ऐसा, समेशन इक्वल्स टू समेशन डेल्टा G, तो क्या हो गया प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा G रिएक्टेंट। ये क्या है डेल्टा G प्रोडक्ट, समेशन का क्या मतलब है, क्योंकि यहां पे COD है तो यहां पे जिसको जो फ्री एनर्जी होगा क्या, फॉर्मेशन डेल्टा G किस का है, देखो ये डेल्टा G जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या कर रहा है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C and D। अब हमें इसका, अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज निकालना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, C के लिए जो डेल्टा G फॉर्मेशन होती है वो कितनी होती है, इसके लिए फॉर्मेशन डेल्टा C का, D के लिए जो डेल्टा G फॉर्मेशन होगा कितना आएगा, जिसको हमने फॉर्मेशन बोला है फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। अब CO+D को कर दो, इसका मतलब मैंने टोटल निकाल दिया प्रोडक्ट के लिए, टोटल समेशन कर दिया हम लोगों ने, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का कितना होगा, माइनस ये क्या होगा, टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, A and B। लेकिन अगर इसी के आगे हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं क्या बच्चे, इसमें हमने डेल्टा G के साथ ऊपर ये 0 लगा देते हैं और यहां पे ये रिएक्शन हो गया कि हमारे पास हम निकालना चाहते हैं, तो यहां पर हम डेल्टा G नोट, यानी कि अब स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा G0 फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। इसको फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C and D क्या थे, प्रोडक्ट थे, या फॉर्मेशन वर्ड लिखो या मत लिखो तो कोई चेंज, उससे डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपसे जो एग्जाम में आ सकता है पूछ लेता व्हाट इज फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा, हमें फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए माइनस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसके चाहिए, रिएक्टेंट की, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड लगा दिया तो हम 0 कर देते कि हमारे पास सभी के सभी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है, यानी कि सभी के लिए कंडीशंस कैसी थी, ऐसे। अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं डेल्टा G फॉर्मेशन होगा, जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, यहां पे भी वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं तब भी एनर्जी होगी, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंट। लेकिन एक चीज यहां पे बच्चे कि आपको याद रखना है, जो G है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी, ये G क्या है, एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी एक्सटेंसिव, और एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जिसकी अमाउंट जो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स या ऑन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
क्योंकि अब हम इसका यूज करने वाले हैं केमिकल पोटेंशियल के अंदर। क्या कह रहा है कि अगर आप अमाउंट को चेंज करते हो, उसके अंदर से जो टोटल अमाउंट है उसका मास है, इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेशक से उसका टेम्परेचर और प्रेशर उस टाइम पे क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर हमने जी को भी रिवाइज किया था, इसको डिटेल में तो हम थर्मोडायनेमिक्स में कर ही चुके हैं बच्चे। तो यहां पर एक ही चीज अलग थी कि फॉर्मेशन क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, और फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टिव। फिर हमने देखा कि जो ये जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर है। ज्यादा हो गया तो ज्यादा, कम हो जाएंगे तो कम। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है केमिकल पोटेंशियल, कि केमिकल पोटेंशियल क्या है। इसके बाद हमारे पास आता है केमिकल पोटेंशियल, और इसको हम दूसरे एक और बोल देते हैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, जिसका सिंबल म्यू होता है। देखो इसको सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, अगर हम फिजिक्स की टर्म में बोलते हैं पोटेंशियल, तो फिजिक्स में हम पोटेंशियल को बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ मैटर, कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट ऑफ मैटर, उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरली पोटेंशियल बोल देते हैं। तो देखो बच्चे, अब हमने क्या बोला, अगर हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उसका केमिकल पोटेंशियल होगा। तो केमिकल पोटेंशियल क्या है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द केमिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो कह रहा है कि 1 मोल अगर हमारा सब्सटेंस है, जितनी उसके पास क्या होगी, उसकी केमिकल एनर्जी होगी, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, केमिकल पोटेंशियल। तो वही क्या था, पोटेंशियल बोलता है एनर्जी स्टोर। अगर वो केमिकल एनर्जी होगी वहां पर, उसके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितनी भी अवेलेबल होगी, उसको मैं बोलूंगा केमिकल पोटेंशियल। अब ये केमिकल एनर्जी कौन सी केमिकल एनर्जी बच्चे, एक्चुअली दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। ये दोनों सेम है, यहां पर याद रखना, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि ये टोटल केमिकल एनर्जी नहीं है। हमारे पास बॉन्ड से उसके अंदर एनर्जी थी, लेकिन वो सारी की सारी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो कह रहा है कि उसमें से जो केमिकल एनर्जी अवेलेबल होगी यूजफुल वर्क के लिए, नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए, उसी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, उसका केमिकल पोटेंशियल। ये चीज ध्यान रखनी है, सिंपली डिफाइन एज गिव्स फ्री एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या केमिकल एनर्जी, लेकिन ये केमिकल एनर्जी होगी जो अवेलेबल होगी यूजफुल वर्क के लिए। तो क्या हो गया, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मान लिया कि उसकी टोटल फ्री एनर्जी जी थी, टोटल जी थी उसके पास, टोटल गिव्स फ्री एनर्जी इतनी है, टोटल जी थी। अगर टोटल मोल्स उसमें कितने थे 10, तो मैं n से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 मोल के लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी उसको मैं क्या बोल दूं, केमिकल पोटेंशियल। यानी कि 1 मोल के पास जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के पास जितनी गिव्स फ्री एनर्जी होगी, उसी को केमिकल पोटेंशियल बोलूंगा। तो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कर दे तो मेरे पास 1 मोल के लिए एनर्जी आएगी, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, म्यू। ये चीज ध्यान देने की। सेकंड, अगर दूसरी डिफाइन करें, अब हमने देखा था कि जो हमारी जी थी बच्चे, जी ये क्या थी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स चेंज करता हूं मेरे सब्सटेंस, मान लिया कि मेरा सिस्टम था, इसकी टोटल जी कितना था, गिव्स फ्री एनर्जी यहां पे जी थी जो अवेलेबल थी यूजफुल वर्क के लिए। इसके अंदर अगर मैं कोई सब्सटेंस या कोई स्पीसीज ऐड करता हूं, जैसे A प्लस B स्पीसीज, 2 स्पीसीज है, तो मैं यहाँ B को इसके अंदर ऐड कर दूं और ज्यादा, या B को इसके अंदर से रिमूव करूंगा, तो मेरे पास G के ऊपर एक इफेक्ट आएगा, उस G के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल G मेरे पास A और B के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि मेरे पास टोटल मास मोल्स पे डिपेंड कर रही है और B के ऊपर। अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं डिक्रीज करूंगा मोल्स तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्या हो रहा है, क्या बोल दिया, दूसरा क्या है, केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, फ्री एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी है, ये फ्री एनर्जी
that is released or absorbed due to change in number of particles of any species। कह रहा है कि जब भी मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ मोल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, उसकी वजह से जो चेंज आएगा मेरी गिब्स फ्री एनर्जी में, उसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज डिफाइंड एज केमिकल पोटेंशियल। तो अगर हमने बोला कि मेरे पास दो स्पीसीज थी ए और बी, तो बोल दिया उस टाइम पे म्यू क्या हो जाएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो ये चेंज को मैंने करली से डिफाइन किया है। और कब, जब मैं एन ए को चेंज कर रहा हूं, और यहां पर ये पता है कि जी को हम डिफाइन कब करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। तो टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं ए के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर रहा हूं, मेरा बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, एन बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पे मैं डी एन लिख दूंगा कि मैं नंबर ऑफ मोल्स ए में चेंज कर रहा हूं, लेकिन ये बी वाले क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ये केमिकल पोटेंशियल हो गया। दूसरी हम डेफिनेशन क्या करते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी when 1 mole of a substance is of a particular species added or subtracted। तो कह रहा है कि मैं उसको ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, 1 मोल कितना, 1 मोल, ये डेल्टा एन क्या करता हूं, 1 मोल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उसी को मैं बोल दूंगा केमिकल पोटेंशियल। जनरली फिर हमें केमिकल पोटेंशियल की जरूरत क्यों होती है बच्चे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो हम बोलते हैं कि जनरली जो हम स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, जो जितने भी हमारे केमिकल स्पीसीज से जो कंपाउंड बनाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी हम केमिकल पोटेंशियल से मेजर करते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो ये क्या बताता है, केमिकल पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताता है कि जो सॉल्यूशन में मेरे पास जो केमिकल स्पीस है वो स्टेबल है या नहीं है, सॉल्यूशन में वो स्टेबल होंगे या नहीं होंगी, उनकी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। अगर दो स्पीसीज थी ए और बी, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं सी, तो ये बनाएंगे, कंबाइन करेंगे नहीं करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके, ये उनके केमिकल पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। सेकंड, कोई मेरा आइंस है या कोई स्पीसीज है, वो माइग्रेट करेगी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। क्या, देखो आप बोलते हो कि हमारी जो गैसें होती हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस दो लोकेशंस के बीच में, तो मेरे पास क्या होती है, हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो। ऐसे मेरे पास प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस से मेरे पास एयर, हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या होती है, मूवमेंट होती है आइंस की हमारे पास ऐसी। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा या प्रेशर का डिफरेंस है, तो मेरे पास क्या होगा, हाई प्रेशर या कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, या प्रेशर से लो कंसंट्रेशन या लो प्रेशर की तरफ मेरे पास क्या होती है, मूवमेंट होती है। ऐसे ही अगर मेरे पास सॉल्यूशन है बच्चे, अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि यहां पर अगर केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है, म्यू ज्यादा हुआ, और यहां पर केमिकल पोटेंशियल कम हुआ, तो क्या हुआ, कह रहा है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं वहां पे केमिकल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो जो मेरे सॉल्यूशन में आयंस मूव करेंगे, तो कह रहा है कि वो कहां से कहां करते हैं, ज्यादा केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की तरफ करते हैं हमारे पास। तो ये चीज है ना, सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल की अप्लाई होता है कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी मेरे पास, वो फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल। स्पेटियल का मतलब होता है फिक्स, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये क्या है, स्पेटियल लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन स्पेटियल लोकेशन, तो एक से दूसरी जगह पे। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हाई से लो की तरफ मूव करेगा, ऐसी जो कंसंट्रेशन होती है डिफरेंस की वजह से हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है मेरा पार्टिकल्स का, वैसे ही मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर हाई से लो की तरफ मेरी क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयंस हो जाएगी। फिर क्या हुआ, हम इसको एक और वैसे डिफाइन कर देते हैं, देखो क्या, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट। अगर हमने बोला था कि मेरे पास 3 कंस्टिट्यूएंट है, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल ये एक चीज सब्सटेंस बन गया जिसमें 3 कंस्टिट्यूएंट है, तो कह रहा है कि एक कंस्टिट्यूएंट पर्टिकुलर, एक ए वाला, अब क्या हुआ, देखो इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी होगी। अगर मैं बोलता कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, इस 1 मोल में मेरे पास कुछ अमाउंट ए की होती, कुछ बी की होती, कुछ सी की होती 1 मोल के अंदर, तो इस 1 मोल की फिक्स कुछ गिव्स फ्री एनर्जी होती, कि गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब जो एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल होती है यूजफुल वर्क के लिए, जिसको हम इसमें से फ्री कर सकें, तो इस 1 मोल के अंदर कुछ गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो कह रहे कि 1 मोल के अंदर इस ए का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इस ए वाले का 1 मोल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा किसमें, गिव्स फ्री एनर्जी का, इस ए का पर्टिकुलर स्पीसीज का कंट्रीब्यूशन इन गिव्स फ्री एनर्जी, उसको मैं क्या बोल दूंगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज। तो क्या लिखा है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इन ए मिक्सचर इज इट्स कंट्रीब्यूशन पर मोल टू द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन एट
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जी को हम डिफाइन ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं। तो जो कह रहा है कि पर मोल में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी टोटल फ्री एनर्जी का, उस टाइम पे हम जो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट। देखो बच्चे, हम जो बोलते हैं जी गिव्स फ्री एनर्जी, फंक्शन हो गया किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का। अगर हमने यहाँ पे बोल दिया N1 N2 और N3 बोल दिया, इसको आगे तक ले जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ये N1 क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, N2 N3 क्या है, ये स्पीसीज है। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ये क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज है। तो हमने पता है कि जो मेरा गिव्स फ्री एनर्जी है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स करते तभी हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करूं मेरी जी की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स किसी भी स्पीसीज के चेंज करूं मेरी जी में क्या हो जाएगा, चेंज। अगर मैं चेंज करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं, ऑन डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी जी किसके इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो, करली जी अपॉन करली टी, यहां पे प्रेशर फिक्स N1 N2 N3 और यहां पर क्या हो जाएगा, dt प्लस। तो कह रहा है कि अगर मैं इसमें चेंज देखता हूं क्या आएगा, तो टेम्परेचर के साथ देख रहा हूं तो बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, करली जी, देखो करली यूज करते हैं जब हम पर्टिकुलर एक कांस्टेंट लगा देते हैं बाहर। अगर कांस्टेंट ना लगाता तो मैं डी जी बाई dt लिखता। तो अब क्या प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, dp, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर, N1 N2 और N3 कांस्टेंट है। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही करली जी अपॉन करली N1, टेम्परेचर प्रेशर N2 और N3 कांस्टेंट इनटू dN1। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही करली जी अपॉन करली N2 dN2, टेम्परेचर प्रेशर N1 एंड N2 कांस्टेंट, N1 ही है और कितना था, N3 कांस्टेंट है, प्लस करली जी अपॉन करली N3 dN3, टेम्परेचर प्रेशर N1 एंड N2। हमें पता है अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो dt भी क्या हो गया, जीरो, dp भी क्या हो गया, जीरो। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाती है बच्चे, जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, dg। अब यहां पे क्या कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर तो हमने कांस्टेंट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, अब आगे क्या आ गया, करली g अपॉन करली N1 TP N2 और N3। देखो ये चीज क्या हो गई, इनटू dN1, ये हो गया। तो यही तो हमने डिफाइन किया था कि क्या है, अगर मैं इसको जो चेंज करता हूं, अगर मैं पर्टिकुलर स्पीसीज को चेंज करता हूं उस टाइम पे जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट स्पीसीज। तो ये म्यू आई लिख सकते हैं कि किसके लिए, आई स्पीसीज के लिए। तो इसको यहां पर अगर हम जब हम देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू1 केमिकल पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज 1, यानी कि जब मैं 1 के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं उसकी वजह से जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उसको मैं बोलूंगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट स्पीसीज। तो ऐसे ही मेरे पास क्या बचेगा, करली जी अपॉन करली N2 dN2 और यहां पे क्या था, टेम्परेचर प्रेशर N1 एंड N3, ऐसी प्लस क्या है, करली जी अपॉन करली N3 dN3, टेम्परेचर प्रेशर N1 एंड N2। तो बच्चे यहां पर हमें पता है कि वी नो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, dg इक्वल्स टू क्या, म्यू1 इंटू dN1 प्लस म्यू2 इंटू dN2 प्लस म्यू3 इंटू dN3। इसको हम आगे भी लिख सकते थे जितना ले जाना चाहिए अलग अलग। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू म्यू2 और ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल्स टू म्यू3। अब हमें पास dg की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू1 म्यू2 और म्यू3 के अंदर। अब हम इसके अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर प्रेशर पे फिक्स आई है, अब मैं क्या करूं, इसको मैं फिक्स कर दूं, बाकी ऐसा कर दूं dg ये केवल टेम्परेचर और प्रेशर पे फिक्स है। अगर मैं लिखूं टेम्परेचर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू1 इंटू N1 प्लस म्यू2 इंटू N2 प्लस म्यू3 इंटू N3, यानी कि अब इसको टोटल चेंज, ये तो चेंज के रिस्पेक्ट में लिखा था टोटल चेंज कि ये अगर dN1 है तो इसमें चेंज आएगा, dN2 के लिए चेंज, dN3 के लिए। अगर मैं टोटल और इंटीग्रेशन कर देते एक टाइप से तो क्या हो जाता, टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, तो म्यू1 N1 प्लस म्यू2 N2 प्लस म्यू3 N3, ये इसी का है dN3 चेंज। पहले हम स्पीसीज का चेंज देख रहे थे लेकिन अब यहाँ पे उसके क्या देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए इस तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं, जी एट टेम्परेचर प्रेशर और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास है तो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू1 N1 प्लस म्यू2 N2 प्लस म्यू3 N3। तो यही हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ ये यहाँ पर,
यही चीजें हैं। ऑफ ए पर्टिकुलर कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट इज द कंट्रीब्यूशन पर मोल टू द टोटल फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन हमने फिक्स कर दी, उसको हम चेंज ही नहीं करे, बाकी सभी की तो चेंज ही फिक्स ही होगी ना, हमारे पास कांस्टेंट कंपोजिशन फिक्स कर दी वहां पर हम लोगों ने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये था हमारे पास आ जाता है। तो हमें लिखना पड़ेगा केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये वाली या ये वाला, और फिर हम इसको दिखा देंगे कि इसका रिलेशन क्या होता है। जो जी का क्या होगा, μ1 n1 प्लस μ2 n2 प्लस ये इस तरीके से आगे तक दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन। जो क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन है ये बताता है कि हमारे पास अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर में क्या चेंज आएगा, या प्रेशर चेंज करने से क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में बिटवीन टू फेजेस। अभी देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। देखो तो ये लिख सकते हैं इसके लिए क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन के लिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इट इज एन इंपॉर्टेंट equation applicable to equilibrium between two phases of any substance। कह रहा है अगर एक ही सब्सटेंस हमारे पास इक्विलिब्रियम में है बिटवीन टू फेजेस, फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल इन इक्विलिब्रियम बिटवीन, कैसे, अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड और गैस के बीच में कर रहा है, या वेपर्स के बीच में, या सॉलिड और हम बोल दें वेपर। अब एक चीज ध्यान देने की, जी सॉलिड और लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और जिसके ये इसको बोलते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, वो टेम्परेचर यहां पे होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा तो, और वो कौन सा होगा यहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि टी मेल्टिंग पे ये एग्जिस्ट करेगा, टी मेल्टिंग। क्यों, देखो एक बार हम समझ लेते हैं इसको। अगर हमारे पास मान लिया कि एक वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर हमें पता है कि नॉर्मल लिक्विड होगा, तो अगर मैं वाटर को फ्रीज करूं, देखो वाटर से अगर मैं उसको फ्रीज करना चाहूं तो फ्रीज क्या होगा, जब वो आइस में कन्वर्ट होगा। कैसे, अगर वो 18 डिग्री पे, तो पहले 17, 10, 8, 7, जैसे ही वो 0 डिग्री पे आएगा, 0 डिग्री को मैं क्या बोल देता हूं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे ही वो 0 पे आया वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास आइस है, मान लिया कि आइस वो पहले ही -20 डिग्री पे है, मैं उसको वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो -20, -10, -8, तो जैसे ही वो 0 डिग्री पे होगा वो किस में स्टार्ट होने लगेगा, वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट। इसका मतलब अब ये इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 0 डिग्री, ये भी, लेकिन अब इसको यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बोला, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, क्या, अब आइस एंड वाटर। तो यहाँ पे इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे या उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ये डिपेंड करेगा आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाटर से लिक्विड, वाटर से आप सॉलिड जा रहे हो या सॉलिड से वाटर की तरफ आ रहे हो, यानी कि आइस से। यहाँ पे जो सॉलिड है वो क्या है, आइस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, वो डिपेंड करेगा हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट लिखूं या उसको फ्रीजिंग पॉइंट, वो एक ही चीज़ है। ऐसे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगा या फिर उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वेपर्स को, क्योंकि अगर हमने लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, वेपर्स में, तो ये उसके किस पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा। ऐसे ही अगर वेपर्स को हम किसको लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इसके उसके क्यों होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा, कि हमने वेपर्स को फ्रीज करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को करेंगे तो उस, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा बच्चे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, कंसीडर एन इक्विलिब्रियम बिटवीन, कंसीडर एंड इक्विलिब्रियम consider an equilibrium between two phases of any substance then at equilibrium
देन एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे, जी ए इज इक्वल्स टू जी बी इफ जी ए एंड जी बी द gives free energy per mole of the substance, per mole of the substance। देखो ये चीज ध्यान देने की, हमने जी ए गिव्स फ्री एनर्जी को भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने केमिकल पोटेंशियल को भी डिस्कस किया था। तो जी ए क्या है, सब्सटेंस तो मेरा वाटर ही मान लिया, अभी मेरा वाटर ही था, वो दो फेज की बात कर रहे हैं भाई, सॉलिड और लिक्विड की हम बात करते हैं, तो वाटर ही था, H2 ही था। तो क्या हुआ, जी ए क्या था कि वो एनर्जी थी जो सिस्टम यानी मेरे उस वाटर के अंदर से फ्री हो सकती है, जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करें, या ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या एनर्जी अवेलेबल होगी किसके अंदर, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे हो गया, अगर एक ही सब्सटेंस है, दो फेज थी, तो अब हमने बोल दिया कि जी ए और जी बी बोल दिया, तो उनकी भाई जी ए फेज 1 के अंदर है, फेज 1, और ये क्या बोल दिया फेज 2 के अंदर है। तो फेज 2 और फेज 1 क्यों बोला, क्योंकि इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेज, एक को फेज 1 एक को फेज 2। तो ऐसा करने से कि तो सब्सटेंस मेरा सेम है, तो इक्विलिब्रियम पे ऑलवेज ये जी इक्वल होता है। ये एस की वजह से जो डेल्टा जी आएगा वो क्या, जी बी माइनस जी ए लिखो, या जी ए माइनस वो क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे ऑलवेज जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो 0 होता है। इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ऑलवेज डेल्टा जी कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन जितनी भी हमारे नेचर के अंदर रिएक्शन है, सारी की सारी इरिवर्सिबल है, और वो सारी की सारी जितनी भी रिवर्सिबल वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस तरीके से, और उनके अंदर डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। तो डेल्टा इक्विलिब्रियम पे अगर हमारे पास जब हम बात करते हैं तो डेल्टा जी को हम 0 बोलते हैं, यानी कि वहां पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, ये ऐसा हो गया बच्चे। अब यहां पर हम क्या लिखा, मान लेते हैं कि लेट इफ temperature of the system, if the temperature of the system raises by dt and pressure of the system raises by dp, then we say GA and GB raises by DGA and DGB। क्या बोल रहे हैं कि अब देखो कि हमारे पास ये सिस्टम था, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, ये इक्विलिब्रियम पे है। तो क्या बोला कि यहां पे मान लिया उसकी गिव्स फ्री एनर्जी जीए थी, यहां पे गिव्स फ्री एनर्जी क्या थी, जीबी थी। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हो रहा था हमारे पास। अगर हमने उसका टेम्परेचर राइज कर दिया कितना से, बाई dt, और हमने प्रेशर भी राइज कर दिया कितने से, dp, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, तो अब क्या हुआ, कह रहे कि ऐसा करने से कि जो हमारा टेम्परेचर T प्लस dt हो गया, प्रेशर P प्लस dp हो गया, तो अभी भी इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन हमें पता है जो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी होती है टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम मेजर करते हैं, तो अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमने चेंज बोला कि ये क्या हो गया, GA प्लस DGA एंड GB प्लस DGB। लेकिन अभी भी पता है नाउ एट इक्विलिब्रियम, तो क्या GA प्लस DGA इक्वल्स टू GB प्लस DGB, और हमें पता है GA इज इक्वल्स टू एंड वी नो GA इक्वल्स टू GB। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, DGA इक्वल्स टू DGB। इसको इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 बोला था, दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन, इसको 2 बोल देते कि यहां से हमें पता चला कि जो चेंज आएगा वो भी इक्विलिब्रियम पे के अंदर क्या आएगा, सेम आएगा हमारे पास, DGA इक्वल्स टू DGB। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं ऊपर, we know that gives free energy या variation of gives free energy, variation of gives free energy
with temperature and pressure is dg इक्वल्स टू vdp माइनस sdt। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है बच्चे हमारे पास कि हम बोलते हैं कि चेंज हम क्या करती है, मैक्सवेल इक्वेशन है dg इक्वल्स टू vdp माइनस sdt, मैक्सवेल रिलेशन से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो dg ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। देखो तो अब हमें पता है कि ये चेंज है। अगर मैं dga बोलूँ देयरफॉर dga इक्वल्स टू v dp माइनस s dt लिखा है। तो अब यहाँ पे मैं ये a का लिखूँगा, यहाँ पे एंट्रोपी भी a की सब्सटेंस की आएगी। ऐसे b का लिखूँ तो dgb किसके आएगा, vb dp माइनस sb dt। अगर इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट, तो यहां से क्या पता चलेगा, dga dp में वैल्यू पुटअप कर दो तो यहां से क्या आएगा va dp माइनस sa dt। इन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या, इक्वल्स टू vb dp माइनस sb dt। b वाली टर्म एक साइड लिया, v वाली एक तरफ s वाली एक तरफ, तो यहां से क्या आएगा va माइनस vb dt। दिस इज इक्वल्स टू s a माइनस sb dt। सॉरी इसके साथ क्या था, dp था, सॉरी dt, ये तो dt था, तो यहां पे क्या है dp। तो यहां से क्या आएगा dp बाय dt। दिस इज इक्वल्स टू sa माइनस sb डिवाइडेड बाई va माइनस vb। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा v। तो यहां से क्या आएगा चेंज, ये क्या चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, dp बाय dt। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा v। अब हमें पता है ये चेंज इन एंट्रोपी, एंड वी नो जब हम एंट्रोपी को हमने डिफाइन किया अपने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या बोलता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी। यानी कि क्या ये एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज का मतलब जो हीट एक्सचेंज होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होती है किसी भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्यू बी बाई टी बोलते हैं। और इस क्यू पी को जो हीट एक्सचेंज है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, तो वो किसकी इक्वल होती है, डेल्टा एच। तो क्यू पी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। एंड वी नो अब डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देयरफॉर dp बाय dt दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा v। इसको बोलते हैं डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे ये जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को मैं बोल सकता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों, अगर वो लिक्विड और गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि वेपर में, तो इसी को मैं लेटेंट हीट ऑफ, या इसी को बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ अलग अलग वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टिंग या सब्लिमेशन ऑफ फ्यूजन, इस तरीके से। तो यही क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है, ये लेटेंट एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसी को अगर ये लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो इसको लेटेंट हीट ऑफ क्या बोल देंगे, वेपोराइजेशन। इसी के नीचे डेल्टा एच वी लगा देंगे। तो नाउ तो ये एक नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं क्लेप्रोन। दिस इज CLAPYE, दिस इज क्लेप्रोन इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को किसी इक्विलिब्रियम पे अप्लाई कर दें, नाउ वी अप्लाई दिस इक्वेशन टू लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चे, ये V का वॉल्यूम लिक्विड का है, ये वॉल्यूम किसका, वेपर का, ये V लिख दिया। तो हमें पता है जो वेपर का वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है किससे, लिक्विड का। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट VL कंपेयर टू V वॉल्यूम ऑफ वेपर की वजह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब वी अप्लाई दिस इक्वेशन टू लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dp बाय dt दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। यहां पर V लगा देंगे क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि एक वेपोराइजेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास जो हीट है यहाँ पर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, वो क्या था उसका, वो टेम्परेचर था उसका
बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल दिया। अब क्या है, टी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस वी एल। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, डी पी बाय डी टी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन टी इंटू वी, ये स्मॉल वी वॉल्यूम का, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। अब हमें पता है फॉर आइडियल गैस वी नो फॉर आइडियल गैस, अगर मेरे पास कोई आइडियल गैस होती तो हम क्या बोलते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ऐसा एन आर टी। अगर मैं N1 लिखूँ तो V क्या हो जाएगा, आर टी बाय पी। अगर N की वैल्यू क्या हो जाए, 1 मोल के लिए बात करें तो ये क्या है, V वॉल्यूम के लिए गैस की बात करें तो वेपर लगाओ, या उसको केवल मैं V और नीचे V लगा सकता हूँ गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट के लिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर दूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा, डी पी बाय डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन आर टी स्क्वेयर इंटू पी। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर ऐसा आ गया, डी पी बाई डी टी डेल्टा एच वी आर टी स्क्वेयर इंटू पी, 1 अपॉन पी डी पी बाय डी टी, दिस इज इक्वल्स टू डेल एच वी अपॉन आर टी स्क्वेयर। तो जो हमने बोला है 2 बार अभी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका मीनिंग होता है कि अगर वाटर था मेरे पास तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर पे जो हम हीट देंगे वाटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हम हीट देते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए किस पे, सॉलिड से लिक्विड, उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो यहां पर अगर इसको 1 अपॉन टी डी पी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू डी एल एन पी बाय डी टी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन आर टी स्क्वेयर। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, क्यों, क्योंकि डी एल एन पी बाई डी टी, इसको क्या, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी डी पी बाय डी टी बनेगा मेरे पास। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, ये क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन है हमारे पास, CLAPE, दिस इज क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन। अगर हम इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाए तो हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, इफ अब बोल दिया कि जो प्रेशर, इफ प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, देन क्या लिखें, इसको इंटीग्रेशन कर दे, P1 से P2 डी एल एन पी इक्वल्स टू डेल एच वी अपॉन आर, इंटीग्रेशन T1 से T2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी, इसके इंटीग्रेशन फॉर्म के लिए। तो यहां से इसको ओपन किया तो ये इंटीग्रेशन के तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एल एन पी P1 से P2, दिस इज इक्वल्स टू डेल एच वी अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, और ये माइनस का साइन आ जाएगा T1 से T2। अब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल एन P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल एच वी अपॉन आर, क्योंकि माइनस अंदर लूंगा तो ये 1 अपॉन T2 माइनस T1 आना था, अब ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो एल एन P2 अपॉन P1 एच वी अपॉन आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, ये इक्वेशन बन गई। या इसी को log की फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ P2 अपॉन P1 डेल एच वी अपॉन आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस क्लेप्रोन इक्वेशन। तो हमारे पास जनरली बता क्या रहा था, देखो ये क्या बताता है, dp बाई dt जो हमने लिखा था डेल एच वी टी डेल्टा वी, तो ये बताता कि हमारे पास कैसे वेरी करता है द चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, कि भाई क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे बताया कि अगर हमारे पास T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट था, फिजिकल इक्विलिब्रियम था बिटवीन एनी टू फेजेस, अगर T1 टेम्परेचर पे P1 टेम्परेचर था तो T2 टेम्परेचर पे कितना प्रेशर होगा P2। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं बच्चे। जो इसका यूज़ है वो क्या यूज़ है हमारे पास, कि अगर हमें
T1 टेम्परेचर गिवन हो, T2 टेम्परेचर गिवन हो, एक प्रेशर गिवन हो, ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट प्रेशर एट अदर टेम्परेचर, की दूसरे प्रेशर पे कितना, दूसरे टेम्परेचर पे कितना क्या होगा, प्रेशर होगा। ऐसे ही क्या है, अगर हमारे पास P1 ना हो तो हम P1 भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही P1 मालूम हो, P2 मालूम हो, हमें एक टेम्परेचर मालूम हो और डेल्टा HV मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, T2 या T1 निकाल सकते हैं। कि if we know pressure at a particular temperature and we know a other pressure also, but we want to find out the other temperature and we know the enthalpy of transformation, then we can find out other temperature। या हमें T1 मालूम है, T2 भी पता है, P1 भी मालूम है, P2 पता है, देन हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्चुअली है क्या बच्चों, ये देखते हैं। देखो हमारे पास कोई भी सॉलिड था, लेट सॉलिड है हमारे पास X, या ये आयरन सॉलिड है मान लिया। अब आयरन को मैं करना चाहता हूं मेल्ट, इसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता था, लिक्विड आयरन के अंदर इसको मेल्ट करना चाहता था। तो क्या किया, हमें इसको हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हम इसको क्या करने पड़ेगा, हीट। हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर राइज होगा, धीरे धीरे मेल्टिंग स्टार्ट होगी। ये तो पहले सॉलिड था, अगर मान लिया इसका 500 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 500 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या बोला इसका मेल्टिंग पॉइंट, कि हमें ये जो आयरन है लिक्विड में कन्वर्ट होगा जब इसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो बच्चे, पहले ये 1 kg था, 1 kg आयरन था, लिक्विड के लिए हमने बोला 500 डिग्री पे, तो हमें कंटिन्यूसली इसको हीट करना पड़ेगा जब तक टेम्परेचर कितना ना चला जाए, 500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही टेम्परेचर 500 डिग्री राइज पहुंचा हमारे पास, ये सारा का सारा एकदम से तो मेल्ट नहीं होगा। ये जितना भी 1 kg का आयरन था, ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकता कि जैसे ही 500 पहुंचा कि ये मेल्ट हो जाए, बिल्कुल ना भाई। ये अभी भी क्या है, 500 के ऊपर भी आपको इसको काफ़ी देर तक क्या करना पड़ेगा, हीट, यानी कि टेम्परेचर तो 500 रहेगा, तभी भी आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कंटिन्यूस चल रहा है। हीट करने से इसके अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब क्या हुआ, फिर भी इसका टेम्परेचर 500 ही है, 500 डिग्री पहुंच गया था हमारे पास, फिर भी हम इसको कंटिन्यू हीटिंग कर रहे हैं, और हीटिंग करने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर से नहीं 500, 1, 2, 3, 10 या 600 चला गया, वो कुछ टाइम के लिए 500 रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक ये कंप्लीट सॉलिड से किस में चेंज ना हो जाए, लिक्विड में चेंज ना हो जाए। तो जब ये हमारे पास कंप्लीट लिक्विड में, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद भी हम इसको हीट करते रहे ताकि कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ था, इसने कन्वर्जन इसका स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, उस टाइम तक इसके टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। हम देखेंगे तो राइज नहीं होगा। तो जो हीट हमने किस 500 डिग्री पे दी है इसको कंप्लीट कन्वर्जन के लिए, इसी को हम बोलते हैं कि लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट किसकी हो जाएगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हमने दिए तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल देंगे, या लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे, अगर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हुआ, ऐसे ही देखते हैं। वेपोराइजेशन में आपको पता है कि वाटर किस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री पे। तो वाटर था आपके पास, ऐसा आप ये डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, वाटर था। तो अब क्या हुआ, वाटर को आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना आप चाहते हो बॉईल करें, तो बॉईल करोगे कितने पे होगा, 100 डिग्री पे होगा। 100 डिग्री पे ये बॉईल होना या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता। लेकिन बच्चे आपके पास अगर जितना भी वाटर आपने लिया वो 100 डिग्री आती है आपके घर में, अगर आप पानी गर्म करें तो सारा का सारा एकदम से वेपर में तो कन्वर्ट नहीं होगा, खाली नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि हमारे पास अब जैसे ही 100 डिग्री पहुंचेगा तो अब ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस टाइम पे भी जब तक ये कंप्लीट कन्वर्ट वेपर्स में नहीं होगा, हमारा टेम्परेचर में राइज आपको दिखाई नहीं देगा। आपको जो वाटर, अगर आप वहाँ पे आप थर्मामीटर से उसका मेजर करोगे, थर्मामीटर से टेम्परेचर, तो 100 डिग्री ही रहेगा। आप हीटिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी आपकी, फिर भी टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, वो हीट कहाँ जा रही है, वो इस जो लिक्विड था उसको जो बचा हुआ उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वेपर में। जब कंप्लीट वेपर में हो जाएगा उसके बाद ही आपके पास टेम्परेचर दोबारा से राइज होना स्टार्ट हो सकता है। इस टाइम के ऊपर इनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा, इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा, वेपर्स भी 100 डिग्री पे ही रहेंगे। तो इस टाइम पे जो आप हीट दे रहे हो उसको बोलते हो लेटेंट हीट। कि लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, लेटेंट का मतलब हो गया छुपा हुआ।
लेटेंट हीट का मतलब है छुपी हुई हीट, क्योंकि इससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है और ये उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, सब्लिमेशन पॉइंट पे या फ्यूजन पॉइंट पे ही पॉसिबल है जब फेज चेंज होगा। अगर फेज चेंज नहीं है तो आप कोई भी हीट करते रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। आपने सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पे इसका फिक्स हो जाएगा और ये बढ़ेगा नहीं। कंप्लीट मेल्ट होने के बाद फिर इंक्रीज होने लगेगा। तो फिर क्या होगा, ये कब तक इंक्रीज होगा, जब तक ये वेपर्स में कन्वर्ट स्टार्ट ना हो। जैसे ही वेपर पे स्टार्ट होगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा, फिर इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी हम हीट करेंगे कांस्टेंट हो जाएगी, वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्योंकि उसके वेपोराइजेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। और हमें जब तक कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा इसका वेपर्स में, उसकी जो हीट सप्लाई रहेगी वो छुपी हुई हीट है, वो दिखाई नहीं देगी, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये मीनिंग होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का या वेपोराइजेशन का, कि ये जो हीट जब नॉर्मली हीट करते हैं तो उससे टेम्परेचर में राइज हमें दिखाई देता है, लेकिन इस टाइम पे जब फेज चेंज होती है तो जो हम टेम्परेचर देते हैं उससे, उसकी वजह से टेम्परेचर में राइज दिखाई नहीं देता, वो हीट छुप जाती है, वो उसकी मेल्टिंग में यूज हो जाती है, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो ये मीनिंग होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन का। इसी को एंथैल्पी ऑफ क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर में राइज नहीं